हम कोरोना वॉरियर्स को लेकर लगातार स्टोरियां कर रहे हैं और आज हमारा स्टेशन ठाठरी है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ की जानी मानी शख्सियत और जम्मू कश्मीर के में नाम रखने वाले केएएस ऑफिसर अतर अमीन जरगर हैं, जो खुद भी कोविड पॉजिटिव एक वक्त में आए थे, लेकिन ये अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटे और यहाँ पर जो है पिछले एक साल से ज़्यादा अरसे से जो है वो कोविड की जो है वो एक तो ड्यूटी भी निभा रहे हैं और साथ में एसडीएमशिप भी निभा रहे हैं और यहाँ की इंतज़ामिया को भी संभाल रहे हैं। हम बात करेंगे अतर साहब से, इनसे जानेंगे, इनकी बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि केएस से लेकर अब तक का सफ़र जो है वो इनको कैसा लगा और कैसी जो है वो नौकरी चल रही है। अतर साहब, आप भी जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन आप पीछे हटे नहीं, जबकि हमारे पास एक डाटा है कि पिछले साल आपने तकरीबन 1700 से 1800 के करीब जो है वो एट ए टाइम ट्रैवलर्स को हैंडल किया था। कैसे ये सब हुआ इतनी छोटी सी जगह ठाठरी में और 1800-2000 लोग आना 24 घंटे में और उनको मैनेज करना, उनको कोविड सेंटरों में शिफ्ट करना, उनकी टेस्टिंग करना, कैसे ये सब मैनेज? पहले बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आसिफ भाई आपका यहाँ आने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। देखिए, जो कोविड-1 का टाइम था वो तो बेशक एक चैलेंज थी, एक पेंडेमिक था, पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी और मुझे खुशी है कि उसमें हमारे साथ यहाँ के स्टाफ, लोकल और सभी ने, इवन मीडिया फ्रेटर्निटी ने भी साथ दिया। सभी उस ओकेजन के तहत राइज हुए उस ओकेजन में और जो है अच्छा काम किया। और जैसे आपने बोला यहाँ पर टेस्टिंग का और क्वारंटीन रखने का, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ठाठरी जो है जम्मू कश्मीर का स्टार्टिंग में पूरी जेएंडके का वाहिद स्टेशन था जहाँ पे नाइट में टेस्टिंग हो रही थी, 24 आवर टेस्टिंग हो रही थी। और ठाठरी में ना सिर्फ हम ठाठरी के लोगों का टेस्ट कर रहे थे, बल्कि किश्तवाड़ की तरफ जितने भी स्टार्टिंग में आ रहे थे, यहाँ हमने ठाठरी में जो है टेस्टिंग सेंटर बनाया था, वहाँ पे हमने टेस्टिंग की। उसके बाद जो है लेबरर्स वगैरह, स्ट्रैंडेड लेबरर आए, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए, स्कूल्स में किए गए, प्राइवेट स्कूल्स में किए गए, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा, हर तरह से सपोर्ट रहा और वो बहुत अच्छे से जो है वो टाइम भी हैंडल हुआ। उसके बाद कोविड-2 की वेव आई। इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन की तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एसओपीज़ का रहा थोड़ा सा उनको फॉलो करवाना। और इस टाइम पेशेंट्स ज़्यादा थे, उनको टाइमली शिफ्ट करवाना, उनको घर में केयर देना। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसमें हमारा आया वो वैक्सीनेशन का आया। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने उसमें बहुत अच्छा किया है। एबो 45 में हम 95% जो है ठाठरी में क्रॉस कर चुके हैं। 18 to 45 की भी वैक्सीनेशन शुरू है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वक्त के साथ सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। 4000 लेबर एट ए टाइम, तो यहाँ क्या हालत थी? देखिए, आप खुद पॉजिटिव रहे ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताए, कैसा वो रहा सफर? देखिए, मैं बजाते खुद तो पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो थे सारे हमारे ऑफिस के जो है, मेरे ड्राइवर हैं, मेरे ऑफिस के वर्कर हैं, मेरे पीए हैं, मेरे पीएसओज हैं, सारे जो हैं पॉजिटिव रहे। और मैं भी बीच में बीमार रहा तो, लेकिन टेस्ट में उसको पॉजिटिव नहीं दिखाया। ताकि आप जो है वो निकल गए। हाँ, निकलने तब तक मैं गालिबन उससे निकल गया था। तो जो आपने बोला चैलेंज बहुत ज़्यादा, यानी किसी ने इमेजिन नहीं किया था ठाठरी जैसी जगह में जहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और हज़ारों में वहाँ लेबर क्वारंटीन में रखनी पड़ेगी। तो लेकिन उस टाइम मैं देखता हूँ एक अलग ही जोश था लोगों में। यहाँ हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल है, उन्होंने अपना स्कूल ऑफर किया। लोटस एकेडमी, नेशनल एकेडमी, उन्होंने अपना स्कूल ऑफर किया। वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स बने, उनके लिए बिस्तरे लाए गए। बाकी अच्छा, किचन यहाँ पे चलाया गया, डाक बंगले में स्कूल में किचन रखा जहाँ टीचर्स ने भी कुकिंग की, वो सब हुआ। तो एक यानी बहुत अच्छा, हमारे पास वॉलंटियर्स आए कुछ लोग सर्व करने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन जो है ऐसे हैंडल हो पाई, क्योंकि आपको पता है इनिशियली लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा था और टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ की ऐसा हो रहा था, कुछ की टेस्ट रिपोर्ट 2 दिन में आ रही थी, कुछ की 10-15, कुछ की 14 दिन में आ रही थी। तो लोगों की रिजेंटमेंट, उसके बाद अंदर नारे लगने, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होना, क्योंकि सब बर्दाश्त किया। हमें यहाँ पे कुछ बच्चियां आई बाहर की, तो उनके आते ही कुछ उनकी बहस होगी खाने से रिलेटेड, तो चलो वो हैंडल किया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनके साथ बाकियों की रिपोर्ट आने लगी, उनकी नहीं आने लगी और उनको 21 दिन रहना पड़ा। और उनको ऐसा लगा कि उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के उनको टारगेट कर रही, मतलब इतना ज्यादती कर रही। हाँ, वो भी एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन बनी उस टाइम, लेकिन फिर भी लोग हैंडल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और उतना नुकसान जो है, मैं बोलूँगा चिनाब वैली के लोग
फॉर्चुनेट है, इन पे अल्लाह का रहम ही है। जैसी तबाही आपने जम्मू में देखी, जैसी आपने दिल्ली में देखी, जैसी आपने यूपी में देखी, वैसी तबाही यहाँ नहीं हुई। श्रीनगर में अमवात हुई, लोग मरे, लेकिन उस लेवल की तबाही यहाँ पे नहीं हुई, जिसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और गालिबन लोगों ने भी कुछ प्रिकॉशन लिए होंगे, और हम उतनी कंजेस्टेड एरिया में रहते ही नहीं हैं जहाँ हमें अपनी ज्योग्राफी के हम रोज नुकसान गिनते रहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे, हम दूर दराज है, हम फार फ्लंग है। लेकिन उसी में एक अच्छी बात है कि इस चीज ने हमें इस वक्त में जो है फायदा भी दिया, जो हम दूर दूर पहाड़ों पे रह रहे हैं, इस चीज से हमें फायदा भी हुआ। तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई शायद आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई? जी देखिए, मेरी पैदाइश जो है यहीं पे डोडा में हुई, तो मेरी बुनियादी स्कूलिंग जो है वो डोडा में ही हुई। 6th क्लास तक मैंने डोडा में ग्रीन मॉडल एकेडमी में पढ़ा। उसके बाद जो है मैंने सैनिक स्कूल नगरोटा ज्वाइन किया, तो 1996 से और 2003 तक जब मैंने 12th की, मैंने सैनिक स्कूल नगरोटा में ही पढ़ा। और उसके बाद उसी साल मेरी सिलेक्शन हुई और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में गया। उसके बाद मैंने गेट क्लियर किया और मैंने आईआईटी रुड़की में एडमिशन ली। लेकिन उसके बाद मैंने बेहतर समझा और मैंने एचसीसी में काम किया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैंने काम किया। मैंने मुंबई में काम किया, बैंड्रा वर्ली सी लिंक में काम किया। उसके बाद मैंने एचसीसी में नीमो बसगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेह में बन रहा था, आलची ससपुर में, वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उस टाइम का था, उसमें काम किया। उसके बाद मेरी स्टेट में एडजस्टमेंट हुई, मैं 1.5 साल जेई रहा, फिर पीएससी के थ्रू मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं फिर से पीएचई में जो है एज एई काम किया। उसके बाद मैंने 2011 बैच में केएस क्लियर किया। मैं तहसीलदार डोडा रहा। मैंने इंडस्ट्रीज में जो है सांबा में काम किया, जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज का काफ़ी इन्फ्लक्स था। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में मैं जम्मू में एडी रहा। उसके बाद फूड सप्लाईज में मैंने सारे इलाके में एडी डोडा रहा, मैं एडी किश्तवाड़ रहा, मैं एडी जम्मू रूरल रहा, जम्मू अर्बन रहा, मैं एडी स्टोर्स पूरे जम्मू कश्मीर का रहा। और उस टाइम जो है जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो मैं उसका नोडल अफसर था। और आपको भी मालूम है उस टाइम के गवर्नर एन वोरा साहब ने उस टाइम मुझे अवार्ड दिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएफएसए में अवार्ड दिया। आप भी जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में उस दिन जम्मू में मौजूद थे। आपके ट्रांसफर भी काफी हुए उसके बारे में भी बताओ। मैं पूछ ये एक साल में शायद आपके 6 या 7 ट्रांसफर हुए। हाँ, उन 2 सालों में मेरे 9 ट्रांसफर हुए थे, जिसके बारे में आपने स्टोरी भी की अखबार में, काफी बार वो आपने की। लेकिन उसके बाद जो है मुझे लगता है आपकी स्टोरी के बाद जो आपने वो हेडलाइंस बनाई, उसके बाद उतनी ट्रांसफर्स नहीं हुई। मैं फिर रूरल डेवलपमेंट में वीडियो कहारा रहा, जहाँ पे आपको पता है नेशनल अवार्ड मिला दिल्ली में, जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने खुद वो जो है नरेगा का नेशनल अवार्ड मुझे प्रेजेंट किया, तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैं। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, तो यहीं पे मैं एसडीएम। तो अब आपने ठाठी में ही रहना है या कहीं इधर उधर भी कयाम करना है? देखिए, हम तो सरकारी मुलाजिम है, सरकार की मंशा है, सुबह चाहे जम्मू में जगह है या लद्दाख में जगह है, हम जब ड्यूटी में आए हैं तो सरकार की मर्जी। अच्छा, अब आपके दूसरी तरफ भी जो है वो अब हम रुख करेंगे। आप पहाड़ों में चलने के काफी शौकीन है, तो ये शौक कैसे है, कहाँ है? यहाँ पर काफी जो है वो हिडन टूरिज्म है, आप काफी जगह गए हैं। देखिए आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो हिडन टूरिज्म की यहाँ पहाड़ों में चलने की शौक, तो मुझे इस चीज का पहले से ही था, लेकिन मेरा वेट गेन भी काफी हो चुका था, जिस वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा था और मौका भी नहीं था। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग यहीं पे डोडा में ठाठरी में स्टेशन रहे, तो उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डी दोयफोड़े का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, उनने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया और काफी ट्रैक्स जो है उन्होंने मेरे साथ किए। और जो हमने सुना था, हम सागर साहब के साथ में बदरवा से चढ़ा और बालपदरी से होते हुए बालपदरी में हमने कयाम किया, फिर हमने चंगा भलेसा उतरे, वो एरिया हमने क्रॉस किया। 2-3 चीजें हुई, एक लोगों तक पहुंचना भी हुआ और साथ में इस एरिया को एक्सप्लोर भी। बेशक देखिए, आप जब जाते हैं, मुझे याद है जब बालपदरी में गए तो हमने वहाँ ट्राइबल से मिले। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड थी कि उनकी भैंसें आती हैं, तो बीच में एक पैच था 50 मीटर का कि वहाँ पे वो गिर के मर जाती हैं, तो वहाँ ठीक करवाया जाए। फिर डीसी साहब ने फॉरेस्ट वालों से करवाया। और मुझे खुशी है कि बालपदरी उस साल, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया में इतने ज्यादा लोग गए। उसके बाद मैं आपको और बताते जाऊंगा। उसके बाद यहाँ भीर शो पड़ता है सिन्नू में, एक बहुत अच्छा वाटरफॉल जो है मैंने डिस्कवर तो नहीं कहूंगा, लोग पहले भी जाते थे, लेकिन उसको बाहर सतह पे लाना, टूरिस्ट लेना या डीसी साहब के प्रोग्राम करवाना, वहाँ हमने वो भीर शो किया। उसके बाद हमने घुंदो से ट्रैक किया, भदरवा की तरफ आए, मैंने और डीसी साहब ने, सागर साहब ने यहाँ से ट्रैक किया, चिराला
से और हम इससे गुंदो उतरे। मैं आपको और बताते जाऊंगा। इसके बाद उस जो मैंने खुद किए ट्रैक्स में, डोडा से मरमत चढ़ा और वहां से मैं सुध महादेव उतरा। उसके बाद डोडा से हम सियोज गए और सियोज से होते हुए डुडू बसंतगढ़, हाँ केशवान का जो लास्ट वीक बता रहे हम डोडा से, सुना था मैंने काफी डोडा से जी केशवान रास्ता है, भरत से गए नहीं थे कभी, लेकिन डोडा से पिछले ही हफ्ते मैं गया, भरत गया, भरत से नागनी टाप, यंगवन, थतेरा, दुगड्डा, हर्षवा एरिया है जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, खुला जो है वो ट्रेक रूट्स है। देखिए सर, मुझे तो हैरानी हुई, यानी मुझे कभी लगता ही नहीं था हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि जनरली हम गाड़ियों में जब भी चलते हैं डोडा, भद्रवाह, ठाठरी, किश्तवाड़, तो हमारे लिए यही दुनिया है। लेकिन ऊपर जो है इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल क्लास के ट्रैक्स हैं, मीडोज है, जैसे कश्मीर में वो 7 ग्रेट लेक्स का ट्रैक होता है। मेरे ख्याल से यहाँ भी अब हम टेकअप कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं। कुछ ट्रैक्स जो है गुंदों के हमने लास्ट ईयर नोटिफाई भी करवाए थे, और भी कुछ ट्रैक्स को नोटिफाई करवाएंगे। उससे कम से कम ये होगा, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो जरूर स्टेट की वो देखते हैं, बुक मैप देखते हैं, तो उससे वो लोग चलते हैं। आप हवा में भी उड़ रहे थे पिछले दिनों, तो क्या हुआ उस प्रोजेक्ट? देखिए, हमने पैराग्लाइडिंग के जो है ट्रायल्स यहाँ पे करवाए थे और वो सक्सेसफुल रहे थे। हमने ये भीर बिलिंग हिमाचल में जगह पड़ती है, इंटरनेशनली मशहूर है, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। वहाँ से पैराग्लाइडर्स की हमने टीम लाई थी, हमने ट्रायल रन किया और हमने फिर रखा था कि माह मुकद्दस के बाद, ईद के बाद जो है फेस्टिवल होगा पैराग्लाइडिंग का। लेकिन उसके बाद कोविड की ऐसी लहर चली, वो हो नहीं पाया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है थोड़ा सा सबसाइड होके अगले महीने हम वो करवाएंगे और सर्दियों में फिर से राफ्टिंग करवाएंगे। अब हम ठाठरी की प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। मुझे लोगों ने बताया पानी की बड़ी किल्लत है, इंटरव्यू के बीच में बिजली भी चली गई, ये भी एक बड़ा इशू है। तो खास तौर पर पानी की किल्लत को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, पानी की किल्लत जो है ठाठरी में बहुत ज्यादा है, ये आपकी बात फैक्ट है। गर्मी के ये जो 2-3 महीने हैं, निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं लोगों को पानी की किल्लत। तो अभी हम टेम्परेरी तौर पे यही कर रहे हैं, इसको बढ़ाया, उसको घटाया, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है। उससे हम टाइम पास कर रहे हैं ताकि ये 1-2 महीने निकले। उसके अलावा आप देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जल शक्ति में जो है काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स बने हैं। अभी हर चीज के, ठाठरी का भी सेपरेट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लिफ्ट स्कीम भी चिनाब से जो है अप्रूव्ड है, उसकी टेंडरिंग चल रही है, और भी 5-6 स्कीमें हैं, फंडिंग है। लेकिन वक्त की बात है, वो इंशाल्लाह जरूर होंगे और वक्त के साथ ये होगा। तब तक जो है इंटरनल एडजस्टमेंट्स ही हो सकती है। तो लास्ट पे जो है वो कभी और भी आपका इंटरव्यू करेंगे, और आज ही हम आपके बारे में सब कुछ बताएंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस कोविड में? हम देख रहे हैं काफ़ी वायलेशनें भी होती हैं, सब कुछ होता है। मुझे लग रहा है शायद कहीं इस इंटरव्यू पे ये भी कमेंट ना हो कि हमने मास्क नहीं पहना, लेकिन आप भी फुली वैक्सीनेटेड हो, मैं भी हूँ, और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो बीच में है। तो क्या बताएंगे आप? देखिए आसिफ भाई, अभी जो है सबसे बड़ा मैसेज जो है मेरे ख्याल से कोविड SOPs फॉलो करने से भी बड़ा जो मैसेज है वो लोगों को है कि आप वैक्सीनेट हो जाइए। जैसे हम तो जो एक्सपर्ट कहेंगे उस पे विश्वास करेंगे कि हर एक कहता है कि थर्ड वेव से वे आउट ही यही है वैक्सीनेशन का। आप भी वैक्सीनेट? जी बिल्कुल। कोई फर्क उससे? जी कोई, मुझे तो कोई, यानी बुखार भी लोग कहते थे बुखार आएगा, मैं तो मुंतजिर रहा उसका, लेकिन वो बुखार भी मुझे भी नहीं आया, मैंने दोनों डोजेस कराए हैं। बुखार भी नहीं, और मैंने घर में जो है सभी पेरेंट्स का करवाया। मेरे नाना जी भी काफी एज्ड हैं, तो 90 के करीब है, वो डरते थे इस चीज से, उनने वैक्सीन कराया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी दादी जी भी 95 तक हैं, उनने वैक्सीन करवाया, कोई दिक्कत नहीं। ठाठरी में भी अब हमारे पास टोटल सब डिवीजन में 70-80 लोग ऐसे बचे हैं जिनको अभी तक खदशा है, रिफ्यूजल कर रहे हैं। अब हमें है कि 3-4 दिन में इंशाल्लाह उनको भी किसी न किसी तरह मोटिवेट करा के करवाएंगे। अभी हमारी अपील है कि 18 to 45 यूथ के लिए खुल चुका है, वैक्सीन करवाइए, थोड़ा इंसान टेंशन फ्री रहता है, उससे मॉर्टिलिटी रेट अब स्टडीज भी शो कर रही है कम है। तो वैक्सीनेशन ही एक वे आउट है, और मैं उसी का मैसेज सबको देना चाहूँगा। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहे, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है उनका अपडेट आप तक पहुंच सके। अतर साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।